चलो फिर आज आगे देखा जाए। लास्ट क्लास में आपको बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अब आपको बताते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ आपने समझा था वेक्टर एडिशन का, और आई होप आपको समझ में भी आया क्या कहता है वो, और उसमें आपको शायद वो आंसर भी मिला कि दो साइड जो है वो अगर हम वैसे जोड़े तो वो थर्ड साइड से बड़ा होता है, लेकिन ट्रायंगल लॉ वेक्टर में ऐसा क्यों होता है? याद है, आंसर याद है उसका? अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ क्या है? अब देखो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि सपोज देयर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम तो मालूम है, पैरेललोग्राम क्या होता है? द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ऑब्वियसली पैरेलल है तो इक्वल ही होंगे, क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, अब पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि सपोज इसके दो साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद द सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, सपोज ये एक इनिशियल पॉइंट है और यहां से इसके जो दो साइड्स निकल रहे हैं, ये जो पैरेललोग्राम के दो साइड है, ये दो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उसी इनिशियल पॉइंट से, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, लेकिन जहां से मैंने दो वेक्टर्स निकाले हैं यहीं से जो मैं डायगोनल निकाल रहा हूं, ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं? एडिशन, सम, है ना। तो अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है, तो ये जो डायगोनल है ये क्या हो जाएगा? ये बेसिकली ए प्लस बी हो जाएगा। ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अच्छा इसमें हम एक डेरिवेशन करेंगे, दिस डेरिवेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। ये आपके कई बार मैंने देखा है पूछते हैं, और एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है, तो आप कर लो तो ज्यादा अच्छा है। सपोज दिस इज वेक्टर P, सपोज दिस इज वेक्टर Q, एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर R। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, एंड सपोज ये A है, B, C, D एंड E, उसका हम ये नाम दे देते हैं। ठीक, ओके, अब मुझे यहां पे क्या करना है? मुझे रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये पैरेललोग्राम है, ये जो ए ई साइड और ये जो बी डी साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे इक्वल। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आपको अभी मैंने कुछ डेफिनेशंस नहीं बताए हैं, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपको डेफिनेशन बताते जाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे देखो पैरेलल वेक्टर्स, नाउ व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? तो बेसिकली अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो हम उसको पैरेलल बोलते हैं। अच्छा, अगर ये एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाए तो भी हम पैरेलल ही बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर जो है, एक तो पैरेलल होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन सेम, दूसरी चीज मैग्नीट्यूड सेम। और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब बताया था लास्ट क्लास में? जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट है, मतलब जो नंबर वाला पार्ट है। अब ये वेक्टर है तो देखो डायरेक्शन तो ये जो एंगल बना रहा होगा इनिशियल लाइन के साथ वो उसका डायरेक्शन हो गया, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? जो इसकी लेंथ होगी। अच्छा, अब इसके ऑपोजिट जो ये साइड है, इन दोनों की लेंथ तो सेम हो गई। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और इस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल मान लेता हूं, तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये लाइन क्या है? इतना एंगल बना रहा है। ठीक है, कोई भी एंगल बना रहा है, मान लो थीटा, तो ये लाइन भी कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो डायरेक्शन भी सेम हो गए, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्शन को एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दो वेक्टर्स तो आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, ओके, दैट मीन्स ये भी हो जाएगा Q। अब हम देखते हैं
जो ट्राइंगल है ए सी डी, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल में बिकॉज दिस इज अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि ये तो बाय कंस्ट्रक्शन मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया हमने। अब कंस्ट्रक्शन किया तो देखो ये एक राइट ट्राइंगल हो गया, ये जो ए सी डी है दिस इज अ राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 के सामने जो साइड है यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम होता है। दैट मींस ये जो ए डी है, ए डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होना चाहिए। ओके, अब इज इक्वल टू दिस ए सी कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अच्छा, दिस ए सी कैन बी रिटन एज ए बी एंड बी सी, ए बी प्लस बी सी है ना, इसी लाइन के ही तो ये दो पार्ट हैं, ऐसे लिख लिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं इधर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला, हमने वही लगाया। अच्छा, प्लस बी सी हो गया, यहां तो कोई दिक्कत, ये हो गया। अच्छा, इसको अभी हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, यहां तो कोई दिक्कत है। अच्छा, अब हम इस छोटे ट्राइंगल को देखते हैं, बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इस बीसीडी ट्राइंगल में अगेन ये भी एक राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस लग जाएगा, मतलब बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, तो लिख लेते हैं बी डी स्क्वायर इक्वल्स बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको लेट्स से हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब दोबारा से देखो, यहां पे ये जो ऊपर वाला इक्वेशन था, यहां पे ए बी, ये तो चलो ये वेक्टर पी हो गया, ठीक। अच्छा, बी सी तो मुझे पता नहीं, है तो मेरा कंस्ट्रक्शन था। अच्छा, बी सी और डी सी ये दोनों आपस में मिलके क्या बन रहे हैं, बी डी, और बी डी क्या है ये मुझे मालूम है, वेक्टर क्यू है। चलिए, मुझे इस इक्वेशन में इसका पता चल गया, ये दोनों मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो वो वेक्टर क्यू बन जाएगा, वो कहानी खत्म हो गई। तो ये दोनों की कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी खत्म हो गई, 2ab और bc बच गया। अच्छा, अब ab क्या है, यहाँ पे p है, इसका भी पता चल गया, bc मेरे कंस्ट्रक्शन की कहानी है। अब यहां तो देखिए स्क्वायर था तो चलो पाइथागोरस लगा लिया, यहां तो अकेला bc है ना। अब इसका क्या किया जाए, कुछ कर सकते हैं, अकेला है तो कुछ कर सकते हैं। तो देखो उसी ट्राइंगल BCD में, ये जो BCD है, देखो एक सिंपल सा रूल होता है, अननोन क्वांटिटी अपॉन नोन क्वांटिटी। अब देखो ये जो वेक्टर A और वेक्टर B या फिर वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों के बीच में कुछ एंगल है ना, ये एंगल है लेट्स से थीटा, दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा, ठीक। अब तो बता सकते हो, देखो अननोन क्वांटिटी क्या है, यहां पे मुझे BC की वैल्यू निकाल लिया, तो अननोन क्वांटिटी। अब इस BCD ट्राइंगल में मेरे पास नोन क्वांटिटी कौन सी है, BD है, क्योंकि ये कितना है, Q है। अच्छा, तो मैं BC अपॉन BD लिख लेता हूं, क्या रेशो बन रहा है, इस थीटा एंगल के हिसाब से ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, कॉस थीटा, 10th क्लास में पढ़ा है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC क्या बन जाएगा, BD कॉस थीटा बन जाएगा। तो
BC, इस BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD cos थीटा। तो हम इसी इक्वेशन को अब क्या लिख लेते हैं, AB स्क्वायर को ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस BC और DC मिलके BD बन गए, प्लस 2AB, BC की जगह मैं लिख दूंगा BD cos थीटा। इतना समझ में आ गया। अब इस AB को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, P स्क्वायर, BD को लिख सकते हैं Q स्क्वायर। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। इस AB को लिख सकते हैं P स्क्वायर, क्योंकि हमने AB को स्टार्टिंग में क्या माना था, P माना था। अच्छा, BD को हम क्या ले लेंगे, B को हम Q ले लेंगे, Q स्क्वायर। 2AB, AB की जगह P लिख लेंगे, BD की जगह Q लिख लेंगे और cos थीटा लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया। यहां पे P जो आप ले रहे हो ये वेक्टर P नहीं है, सिर्फ इस साइड की लेंथ है, इसलिए हमने यहां पे P के ऊपर कोई एरो, Q के ऊपर कोई एरो या वेक्टर सिंबल नहीं लगाया है। तो ये जो हमें मिला, ये क्या मिल गया, रिजल्टेंट R। और ये रिजल्टेंट R का यानी कि ये जो साइड R है वो निकाला है। दैट मीन्स दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई। ट्रायंगल लॉ या ये जो पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ में जैसे हम बोलते थे कि हम दोनों का क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो मतलब मैं उसके मैग्नीट्यूड को भी ऐड कर रहा हूं, डायरेक्शन को भी ऐड कर रहा हूं। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ने से मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली थर्ड साइड। रूल ये कहता है, तो थर्ड साइड मैंने ऐसे निकाल लिया। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये मुझे दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड दे रहा है। इतना समझ में आया। अब मुझे डायरेक्शन निकालना है। मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया। डायरेक्शन के लिए अब देखिए ये हो गया क्या, रिजल्टेंट, और ये है दोनों में, दो वेक्टर्स में से पहला वेक्टर, यह आपका रेफरेंस लाइन कह सकते हो, ठीक है। मैं किसी एक को रेफर करके ही तो मैं बताऊंगा ना। तो अगर ये रेफरेंस लाइन है, ये दोनों का रिजल्टेंट है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है इसको मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं ये बीटा एंगल निकाल लेता हूं तो ये मुझे क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। डायरेक्शन मतलब भाई ये रिजल्टेंट जो है फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। यहां पे हमने डायरेक्शन को क्या बोल दिया, एंगल बोल दिया। तो अब ये एंगल मुझे मालूम तो था नहीं, मैंने उसको बीटा मान लिया। कोई कंफ्यूजन है? ये रिजल्टेंट है, ये इनिशियल लाइन है, दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है बीटा। मैं अगर ये tan बीटा निकालता हूं मतलब मुझे इस दोनों वेक्टर के एडिशन के बाद मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो डायरेक्शन इस बीटा से मिलेगा, बीटा से मिलेगा। अच्छा, इस ट्राइंगल को मैं यहां बना देता हूं। ये रिजल्टेंट R है, ये P, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, ये R था टोटल। इन दोनों के बीच में एंगल है बीटा, है ना। उसको यहां कर दिया, थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, ऐसे ही है ना। AB इज व्हाट, P, और BD इज व्हाट, Q, ठीक है। BC और DC जो है ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब मुझे यहां पे निकालना क्या, ये एंगल बीटा निकालना है। तो जनरली जब भी हम एंगल निकालने की बात करते हैं तो हम tan थीटा लेते हैं, तो हम यहां पे tan बीटा निकाल लेते हैं, मतलब टेंजेंट लेते हैं। कभी भी डायरेक्शन की बात हो रही है तो जनरली हम टेंजेंट लेते हैं, ठीक है। तो हमने tan ले लिया, tan बीटा ले लिया, तो इस ट्राइंगल में tan बीटा का मतलब है DC अपॉन AC, यही होगा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, तो एंगल के साइड वाला परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, दैट मींस DC अपॉन AC। यहां तक कोई दिक्कत? इसको हम लिख सकते हैं DC अपॉन, अब इस AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको ज्वाइन कर देते हैं BD को। अब देखिए यहां पे मेरे पास एक तो ये DC अननोन क्वांटिटी हो गई, DC तो मुझे पता नहीं, BC भी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने BC निकाला था क्या, BD cos थीटा।
है ना, यानी कि Q cos थीटा। BC को मैं क्या लिख सकता हूं, Q cos थीटा। समझ में आ गया। ऐसे DC को भी मैं कुछ लिख सकता हूं। देखो ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल थीटा था ना A और B के बीच में, दैट मींस ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, समझाया था। तो DC क्या होगा देखते हैं। तो सिंपल सा रूल है, अननोन क्वांटिटी अपॉन नोन क्वांटिटी। मुझे DC निकालना है क्योंकि DC मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस ट्राइंगल में BCD में चाहे तो उसको आप यहां बना लीजिए। दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। मुझे यहां पे सिर्फ ये एंगल मालूम, ये Q मालूम है और ये एंगल थीटा है, ये मालूम है। Q और थीटा में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं थोड़े से, मेरी राइटिंग वैसी है। और थीटा के साथ मैं साइन कॉस लगा रहा हूं, ठीक है, बाकी Q जो है वो अलग है। अच्छा, अब मेरे पास ये नोन क्वांटिटी है, ये दोनों अननोन क्वांटिटी है। मुझे निकालना क्या है, DC। तो DC के नीचे मैं क्या रखूंगा, जो नोन क्वांटिटी है, यानी कि BD। क्या बनना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बनेगा, साइन थीटा। इसका मतलब BC क्या बन जाएगा, BD साइन थीटा। BD की वैल्यू कितनी है, BD क्या था, Q था, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, Q लिख दिया, Q साइन थीटा। तो इसका मतलब ये जो tan बीटा है ये हमें क्या मिल जाएगा, DC। DC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Q साइन थीटा। और AB जो है क्या हो जाएगा, इसमें देखो AB क्या है, P। BC क्या है, Q cos थीटा। तो P प्लस Q cos थीटा। तो डायरेक्शन हमें इससे मिल गया। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला बता ही दिया, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। ठीक, आगे समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टू फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट। तो यहां पे आप चाहे तो इस 5 को P ले लीजिए, इस 7 को Q ले लीजिए, एंड थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। ऐसे है, वैल्यू पुट करते हैं, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर कितना आ रहा है बताइए, कितना आया, आंसर नहीं आया अभी तक, देखते हैं। 25 प्लस 49 प्लस 35, यही आ रहा है जी। तो कितना हो गया, 25 30 60 70 80 90 100 109, यही आ रहा है। बुक में आंसर चेक किया, यही है, नहीं, ठीक है, ये हो गया 109। दूसरा इसमें फिर आपको डायरेक्शन भी निकालना होता है। जब भी रिजल्टेंट बोलते हैं ना, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ेंगे नहीं, आपको डायरेक्शन भी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है डायरेक्शन का, tan बीटा इज क्या है, Q sin थीटा, Q sin थीटा, याद रखना। P प्लस Q। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है, यही आएगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आगे फिर आप सॉल्व कर सकते हो, अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। हाँ जी, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी मैंने क्वेश्चन रब कर दिया, वैसे वीडियो रिवाइंड करके देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल, क्वेश्चन जो था 2 फोर्स 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन बोला था, ठीक है ना, 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, और उनके बीच में एंगल जो है 60 है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। ये आप सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, एक 5 न्यूटन का फोर्स है, 7 न्यूटन का फोर्स है, एंगल 60 है,
रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हो, ये फॉर्मूला तो कभी प्रॉब्लम नहीं देता। प्रॉब्लम जो है वो ये वाला फॉर्मूला देता है। कैसे? अब 5 न्यूटन और 7 न्यूटन आपको बोला हुआ है, पी किसको लोगे आप, इसको या इसको? ये कंफ्यूजन होता है कई बार। अब देखो, इसको मैं पी लूं या इसको मैं पी लूं, इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि पी भी स्क्वायर बनना है, क्यू भी स्क्वायर बनना है और 2p क्यू cos थीटा, तो इनको अगर इंटरचेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यहां पड़ जाता है। मैं अगर p5 लेता हूं तो 5 sin 60 अपॉन 7 प्लस 5 cos 60 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको p लेता हूं तो 7 sin 60 अपॉन 7 प्लस 5 cos 60, वेरिएशन आ गया ना, उल्टा हो गया ना, 7 प्लस 5 cos 60। अगर मैंने p इस ऑर्डर में लिया होता, इसको p और इसको q लिया होता, तो ये वैल्यू चेंज हो गई होती, ये 5 sin 60 अपॉन 7 प्लस 5 cos 60, यही होता, ऑर्डर चेंज हो गया होता, है ना। अब कौन सा आंसर सही है, ये वाला, ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है? कंफ्यूजन हो जाता है ना भाई। अब यहां पे ये दोनों के आंसर सेम तो आएंगे नहीं ना, आने वाले हैं बताओ, किसी भी हालत में नहीं आने वाले भाई। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको, आप मेरे को ये बताओ, अल्फाबेट में पी पहले आता है क्यू पहले आता है? कोई बच्चा भी जानता है भाई पी पहले आता है क्यू बाद में आता है ना, इसलिए फॉर्मूले में हमने पी पहले लिखा क्यू बाद में लिखा। तो क्वेश्चन में अगर मुझे मेंशन नहीं है, सिर्फ बोला है दो फोर्स हैं या 2 वेक्टर्स हैं, तो उसमें जो पहला वेक्टर होता है आप उसको हमेशा p लिखोगे। अब इस क्वेश्चन में 5 पहले आया तो मैं 5 को ही p लूंगा, 7 को ही q लूंगा, मैं इनका ऑर्डर नहीं चेंज करूंगा। मतलब मैं अपनी मर्जी से किसी को भी p किसी को भी q नहीं बनाऊंगा, आंसर में डिस्क्रिपेंसी, आंसर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। हाँ, अब एक और, ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसके बहाने सबका भला हो जाएगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी tan बीटा हमें निकालना था, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई जरूरी नहीं है p एंड q, आप a एंड b भी ले सकते हैं। तो आपके टीचर आपको a एंड d बढ़ा रहे हैं तो आप a एंड d लीजिए, ठीक है। p एंड q पढ़ा रहे हैं तो p एंड q लीजिए, है ना, क्योंकि मैंने p एंड q पढ़ा है तो मैं p एंड q के हिसाब से बता रहा हूं, हाँ, दैट रियली डजंट मैटर। बस हाँ, ये ध्यान रखना, p एंड q में p पहले q बाद में, a एंड b में a पहले b बाद में। तो आप जो क्वेश्चन में पहले दिया है वो a या p हो जाएगा, है ना। अच्छा, tan बीटा इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला उसमें मैंने ब्ला ब्ला जो भी वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके मुझे एक वैल्यू मिल गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड लेट्स से मुझे कुछ भी वैल्यू मिल गई, लेट्स से 0.5 मिल गई या कुछ भी मिल गया। अच्छा, 0.5 मतलब तो हाफ, हाँ, या फिर इसको ऐसे समझते हैं, है ना, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए सारा कुछ सॉल्व करते, जैसे अभी वो पीछे वैल्यूज पुट किए तो उसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलना था। मान लीजिए सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलती 1/√3 सपोज। अब ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद है, tan 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री होता है। तो हम यहां पे तो एंगल बोल सकते हैं 30 डिग्री फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, मतलब एक वेक्टर p है, एक q है, तो ये जो बीटा एंगल है ये फर्स्ट वेक्टर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कह सकते हैं, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब मैंने उसको सॉल्व किया, मुझे ऐसा कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिल रहा है। अब मुझे tan की देखो 1/√3 1 ये वैल्यूज तो याद है, तो ये वैल्यू मिल गई तो मैं तो फटाफट बता दूंगा, हाँ भाई 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब मुझे कोई अजीब सी वैल्यू मिल गई, जैसे 0.5 ही मैंने बोला था। अब मैं अगर पूरे टेबल देखूं भाई, tan 30 मेरे पास कितना था? 1/√3 था। 60 कितना था? √3 था। अच्छा, 45 कितना है? 1 है। 0 कितना है? 0 है। 90 कितना है? अनडिफाइंड है। तो ये एंगल्स तो मिले ही नहीं, है ना, इसकी वैल्यू तो मुझे मालूम ही नहीं है। अब इसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या बच जाता है कि मैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देखूं, टेंजेंट टेबल देखूं, ठीक है। अच्छा,
टेबल हमारे पास है नहीं, tan बीटा इज इक्वल टू मुझे 0.5 मिला। अब tan या तो tan टेबल देखो, इस चीज को हम कई बार, अब tan टेबल मेरे पास नहीं है, मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है ही नहीं, एग्जाम आप में बैठे हो, ऐसे में आप क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, बस इतना लिख देंगे जब मुझे एंगल नहीं मालूम है। या फिर मान लीजिए मुझे ऐसे मिला कि tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, tan या फिर बीटा, ये जो एंगल है इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो -1 लिखते हैं ना पावर में, इसको इनवर्स रीड किया जाता है, इसको tan इनवर्स 1/√3 या फिर आर्क tan 1/√3 ऐसे रीड करते हैं, ठीक है ना। और इनफैक्ट ऐसे लिखते भी हैं, आर्क tan 1/√3, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कम, मतलब लेस कॉमनली यूज्ड है, tan इनवर्स थोड़ा ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, तो ज्यादा यूज होता है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/√3 मुझे मालूम है, तो इसको तो मैंने सीधे 30 डिग्री लिख दिया, लेकिन जहां मालूम नहीं है वहां ऐसे ही छोड़ देते हो। और इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आपको बुक्स में आंसर कई जगह पे ऐसे मिलेगा, तो 11th में बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये -1 कहां से आ गया। अच्छा, ये रूल है। और यहां पे एक और चीज, ये tan की पावर -1 मतलब 1/tan नहीं है, ठीक है। इसका पहली चीज तो इसका ये मतलब नहीं है, इसको tan इनवर्स रीड करते हैं। और जैसे मैंने tan बीटा इज इक्वल टू √3 बोला, इसका क्या मतलब है भाई, ये बीटा एंगल का tan 1/√3 है, ऐसे ही बोलते हैं ना। या फिर जैसे मैं बोल रहा हूं tan लेट्स से 60 इज इक्वल टू √3, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 60 डिग्री एंगल है ना, इसका जो टेंजेंट वाला रेशो है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला रेशो है, वो √3 है। इसके कहने का मतलब ये है, तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो बीटा है ना, ये एक ऐसा एंगल है जिसका जब मैं tan थीटा निकालूंगा ना, तो उसकी वैल्यू मुझे 1/√3 मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है, ये बीटा एक ऐसा एंगल है, ठीक है, ये बीटा एक ऐसा एंगल है कि जब मैं उसका tan निकालूंगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूंगा, तो उनका रेशो मुझे 0.5 मिलेगा। समझ में आया? मैं अगर बोलता हूं tan इनवर्स लेट्स से 0.25, इसका मतलब है ये एक ट्रायंगल है, यहां पे एंगल जो भी है, tan इनवर्स 0.25 का मतलब, अब देखो अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan इनवर्स 0.25 का मतलब ये एक ऐसा एंगल है, एक ऐसा एंगल है कि अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशो निकालूं तो मुझे 0.25 मिलना चाहिए। मतलब ये यहां पे 1 मिल गया, यहां पे 4 मिल गया, ऐसे एक ट्रायंगल बना सकते हैं ना कि भाई ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, बना सकते हैं। हाँ, तो उसका जो एंगल यहां बनेगा ना, उसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 0.25। तो ये जो tan इनवर्स 0.25 है, ये एक एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर ये -1 का साइन दिखे, जैसे tan इनवर्स या साइन इनवर्स, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेशियोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, रेशियो है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रेशियो है ना। हाँ, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन tan इनवर्स, साइन इनवर्स एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, -1 कहां से आ गया, कैसे लिख दिया, भाई एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको अगर ज्यादा नहीं भी समझ में आता है, आपने वो फॉर्मूला लगाया, हाँ, tan बीटा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, जो भी वैल्यू आई उसको आपने tan बीटा इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया, उसके बाद बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऐसे लिख दो, छोड़ दो, ठीक है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन?